अंदर एक अमेरिका के एक अहम थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट सामने रखी है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया यह जा रहा है कि उनकी जानिब से एक पाकिस्तान के एक नया नक्शा जारी किया गया है और उस नक्शे में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से एक अलहदा दिखाया गया है। 20% इजाफा किया गया है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सेक्रेटरी ख़जाना, जो वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना है इमदादुल्लाह बुसाल। उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग दी। लेकिन जो इराक की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमरीकी कंट्रोल कर रहे हैं, और इसी फ़ज़ा को इस्तेमाल करते हुए इसराइल से जो तैयारे उड़े उन्होंने शाम का और इराक का रास्ता इख्तियार किया। और ये आप याद रखिए कि अमेरिका के अंदर ऐसे मुतादिद थिंक टैंक होंगे जो रियासत की तर्जुमानी कर रहे हैं या उनके एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है तब से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खौफ में जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान ही होगा। ईरान से निपटने के बाद पाकिस्तान को निशाना इजराइल बनाएगा, क्योंकि इजराइल बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग तोड़ना चाहता है। यही कारण है कि जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान का नया नक्शा जारी हुआ है उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट नहीं दिखाया गया है। उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। या फिर अपना एक अलग से विज़न दिखाने के लिए वो पहले से एक माइंड बनाना शुरू कर देते हैं। मगरिब से मुतलिक या अमेरिका से मुतलिक ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि जब भी उन्होंने दुनिया के अंदर 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कुछ भी करना हो तो वो उसका पहला हिंट वो ज़रूर दे देते हैं, चाहे वो थिंक टैंक की रिपोर्ट की सूरत में हो या फिर अपनी किसी न किसी मूवी की सूरत के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हिंट के तौर के ऊपर दे देते हैं। ऐसे मुतादिद आपको इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियोस पहले से ही मिलेंगी। बिलखसूस ईरान के हवाले से अगर बात करें तो 10-12 साल पुरानी ऐसी ही एक मूवी जो है वो दिखाई गई थी नेटफ्लिक्स के अंदर भी, और जिस तरह से एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जाता है और वो किस तरह से ईरान के जो अहम तनसीबात से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आ जाता है। और 2007 में इसकी हमने अमली प्रैक्टिस भी देखी और ऐसा हुआ भी। लेकिन बहरहाल अब कमिंग टू द पॉइंट, बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब बलूचिस्तान को लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने उस थिंक टैंक ने अपने एक नए नक्शे के अंदर बलूचिस्तान को एक अलहदा आज़ाद रियासत दिखाया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट कर एक आज़ाद रियासत हो जाएगी, और ये एक नक्शा जो है वो पेश किया गया है। अब ये क्यों पेश किया गया, उसकी वजह ये है, ये जो जितने भी माहिरीन हैं वो जो बात कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। ये बात याद रखिए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो ये पाकिस्तान की हद तक ख़राब नहीं होती, बल्कि ईरान के सूबे सिस्तान तक ही मामला जाता है। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी की मद में अगर इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की है तो वो चाइना है, जिसके गवादर में है सीपैक है और इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान का मामला हुआ तो चाइना को ये लगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा अलाई है गैर मशरूत किस्म का, जिसकी हमने हर मुमकिन तौर के ऊपर सपोर्ट इसलिए करनी है क्योंकि ये चाइना की जंग है। यही नारा था ना, यही नैरेटिव चाइना का था, और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से बढ़कर जो अपने ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए और पहले से भी बेहतर थे, मज़ीद टेक्नोलॉजी की मद में भी हुए, क्योंकि चाइना ये समझ रहा था ये पाकिस्तान और इंडिया की महज जंग नहीं है, ये चाइना के सर्वाइवल की जंग है। तो चाइना को बेसिकली ये चीज़ करनी है। अब इसके अंदर जो ये बात की जा रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान अगला नंबर, इसमें बड़ी एक अहम बात है। पाकिस्तान के जो बड़े अहम जो हलक़े हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि मुमकिन तौर के ऊपर अगर जो इसराइल का हदफ है या मगरबी ताकतों या अमेरिका का जो हदफ है, वो हदफ ये है कि ईरान के अंदर जो हुकूमत करने का एक पैटर्न है, जो उनकी रियासत है, जिसे वो विलायत फ़क़ीह का नाम देते हैं, उस पूरे सिस्टम को, उसे हमने तब्दील करना है और हमने एक क्योस पैदा करके इन तमाम चीज़ों की अचीवमेंट हमने हासिल करनी। अब उससे होगा क्या? पाकिस्तान इस बात के ऊपर ज़ाहिर है सोच रहा है कि अगर एक ऐसा ईरान वजूद में आ जाता है जो मगरिब के बहुत करीब होगा, जो अमेरिका के बहुत करीब होगा, जो इसराइल के बहुत करीब होगा, और इस खत्ते के अंदर भारत जैसा मुल्क, वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ, मगरबी दुनिया के साथ, इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, और ऐसे में अगर ईरान भी उसी डायमेंशन के ऊपर चल पड़ा, उसी डायरेक्शन के ऊपर चल पड़ा, तो अफ़गान तालिबान, अफ़गानिस्तान, उनके साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही सर्द गर्म रहते हैं। आप मुस्तकिल मिजाजों की बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि उनके साथ आपके साथ ताल्लुकात आइडियल हैं। तो आपको पाकिस्तान भी घिरता हुआ नज़र आता है। अगर इसराइल
या मगरबी दुनिया, अमेरिका कामयाब हो जाता है ईरान के अंदर अपनी एक हुकूमत लाने में, या रज़ा शाह पहलवी के बेटे को लाने में, जिन्होंने हाल ही में विज़िट किया है इसराइल का भी, और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकातें भी की हैं, अगर ऐसा कोई पैटर्न हो जाता है तो फिर ये क्या पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं होगी? पाकिस्तान के लिए यकीनन थ्रेट होगी। नक्शा यही है कि हमने ईरान के अंदर एक पूरे इस सारे सिचुएशन को क्रिएट करके उन क़ुव्वतों को सपोर्ट करना है जो एंटी इनकलाब या एंटी वलायत फ़क़ीह सिस्टम उस सिस्टम के अगेंस्ट है। उन्हें हमने हुकूमत दिलानी है, उनके साथ बैठना है, उनके साथ बैठ कर हमें उनके साथ सेम पेज के ऊपर कर लेना है। फिर कौन है मुसलमान दुनिया का एटमी क़ुव्वत, फिर हमने उसको ऐसे टुकड़ों में तकसीम करना है। बलूचिस्तान की सूरत हाल से हमने फ़ायदा उठाना है, और करते करते बलूचिस्तान में ही एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो भी निशाना, और पाकिस्तान का ये सूबा भी निशाना, ताकि इस तरह से इन तमाम चीज़ों को अलग किया जाए। ये वो बात है जिसकी बिना के ऊपर बार बार बहुत सारे ऐसे माहिरीन जो उन तमाम चीज़ों के हवाले से गिरफ्त रखते हैं वो बात कर रहे हैं कि इराक के अंदर से होते हुए उन्होंने ईरान पर हमले किए। ईरान ने जो अपना एक्सेस, अपना जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसने जो पहले सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उसके बाद बशार अल असद की हुकूमत को मदद की, और फिर लेबनान में अपनी मलेशिया कायम की, हिजबुल्लाह, वो जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था अब पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका है। जंग अब ईरान के अंदर दाखिल हो चुकी है। ईरान अब पूरी तरह डिफेंसिव है। इस वक्त वो एक दिफाई जंग लड़ रहा है, और एक लास्ट डेस्परेट एफर्ट्स हैं ईरान की, क्योंकि अब नजर यही आया है कि इसके पास सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के और कोई हथियार नहीं है जिनसे वो इसराइल तक पहुंच सके, क्योंकि हिजबुल्लाह इसमें शामिल नहीं होना चाहती। शाम की हुकूमत तबाह हो चुकी है, इराक में उसके कोई असासे नहीं बचे। यमन के हूती तो अपने तौर पर बहुत अरसे से लगे हुए हैं, वो शेर दिल मुजाहिद लोग हैं, वो जांबाज, उन्होंने अपने हिस्से का काम किया और वो अभी भी कर रहे हैं। मगर इसराइल को जिस तरह कहा कि असल खतरा जो है वो ईरान की रियासत से था। अब ईरान क्या करता है, इसकी क्या सलाहियत है, क्या कैपेसिटी है, ये सब तो अब वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो इसराइल की हिकमत अमली है, इसको भारत बहुत गौर से देख रहा है, क्योंकि भारत के सोशल मीडिया में, भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए, इसी ताकत के साथ, इसी शिद्दत के साथ, इसी वसी पैमाने पर के और इसी तरह धोखा देके ईरान को इन्होंने निगोशिएशंस में उलझाया हुआ था कि जी बातचीत हो रही है, अभी कोई खतरा नहीं है, बात कर रहे हैं, और अचानक ईरान पर हमला कर दिया इन्होंने। ईरान के गार्ड्स डाउन थे, यानी ये हैरानी की बात है कि उनकी तमाम अस्करी और एटमी क़यादत अपने अपने घरों में सो रही थी और अपने घरों में मारे गए, सारे एक ही जगह मारे गए। बहुत हैरानकुन बात है ये। इसराइल का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, इनकी गैर जिम्मेदारी है। ईरान का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, उनकी जानिब से गैर जिम्मेदारी है, और इसराइल ने इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया, गुफ्तगू में उलझाया, इनको बातचीत और निगोशिएशंस में डाला, और पलट के ऐसा खतरनाक हमला किया कि इसराइल की पूरी क़यादत तकरीबन डिकैपिटेट हो गई, उनका सर कलम हो गया तकरीबन। पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के हवाले से हमारी एक खौफनाक झड़प भारत के साथ हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, और ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि हम ईरान की वो गलती न करें जो ईरान ने तस्वीराती सब्र या स्ट्रेटेजिक पेशेंस के नाम पर किया, कि ये जानते हुए भी दुश्मन तुम्हारे खिलाफ जंगी तैयारियां कर रहा है, जानते हुए भी उसके तैयारे फजा में बुलंद हो चुके हैं, जानते हुए भी किसी वक्त वो हमला कर सकता है। तमाम सिग्नल मिलने के बावजूद ईरान इंतजार करता रहा कि दुश्मन पहले हमला करेगा। पाकिस्तान की भी अनफॉर्चुनेटली यही हिकमत अमली है। दुश्मन जब भी हमला करता है हमेशा उसके आसार और निशानियां आपको पहले मिल जाते हैं, कई दिन पहले, कई घंटे पहले आपको पता चल जाता है कि दुश्मन की जानिब से हमला आने वाला है। ईरान को भी अच्छी तरह पता था, उसको बता दिया गया था हिजबुल्लाह की जानिब से और मुख्तलिफ उसके जो असासे मिडल ईस्ट में कि इसराइली जहाज आखिरी हद तक यानी परवाज कर चुके हैं। ये तला भी ईरान को पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया, कैजुअल थे, रिलैक्स थे, वो समझ रहे थे ऐसा हो नहीं सकता, समझे कोई एक्सरसाइज हो रही है। अब इसकी बड़ी भारी कीमत वो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा डर है कि जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की सीधी
ईरान से जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान भी रगड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ जहां अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी ईरान को अपना इस्लामिक दोस्त बताते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है कि इजराइल जिस तरह के टारगेट को अचीव कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हो रहा है, क्योंकि उसने अपने अधिकतर टारगेट को पूरी तरीक़ा से सफलता के साथ अचीव किया है। अब पाकिस्तान को अगला निशाना बना सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि इजराइल की रणनीति साफ है कि वो एक-एक मुस्लिम देश को तबाह और बर्बाद करके छोड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को भी इजराइल रगड़ सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बेचैन नज़र और आ रहे हैं और पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान का साथ देने का वादा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को पता है यदि ईरान के साथ पाकिस्तान जंग में शामिल होता है तो अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से रगड़ के रख देगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहकर भी ईरान का साथ नहीं दे पा रहे। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।